मित्र, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज बिहार में। और आज हम फिर से एक बार आपके सामने टेस्ट चैलेंज लेकर हाजिर हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना। इनका औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 में, उसके बाद मुगल बादशाह कौन बना था। ऑप्शन ए है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है जहांदार शाह, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी है फर्रुखशियर और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब लगाइए और हम इसका सही जवाब बताते हैं। देखिए, जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी तो गद्दी के दो दावेदार मुख्य रूप से थे, एक था मुअज्जम और दूसरा था आजम। तो आजम और मुअज्जम के बीच में 18 जून 1707 को जाजू की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में जो मुअज्जम है वो आजम को पराजित कर दिया और मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो ऑप्शन एक जो है ये सही है, बहादुर शाह प्रथम। अब आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर दूसरे पे कि बंगाल के किस शासक ने मराठों से संधि की थी। बंगाल के किस शासक ने मराठों से संधि की थी। ऑप्शन एक है मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन बी है अलीवर्दी खान, ऑप्शन सी है सरफराज खान और ऑप्शन डी है सिराजुद्दौला और ऑप्शन एफ में है इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है कि मराठों संधि किसने की थी। तो देखिए, इसका सही जवाब है अलीवर्दी खान। देखिए, अलीवर्दी खान ने 1751 ईस्वी में मराठों से संधि की थी। जो मराठे हैं वो बार बार बंगाल पे आक्रमण कर रहे थे और यहाँ जो है चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की जबरन कोशिश कर रहे थे। तो इसे तंग आकर के अलीवर्दी खान ने मराठों से 1751 में संधि कर ली और 1,20,000 रुपये सालाना देना उनको मंजूर किया और साथ में उड़ीसा का जो क्षेत्र है उनको दे दिया ताकि आप दोबारा बंगाल पे आक्रमण ना करें। तो अलीवर्दी खान जो है बंगाल पे जो है बंगाल का शासक था जिसने मराठों से संधि की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं कि अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। अहमद शाह जो अब्दाली है उसका अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन ए है जाटों के विरुद्ध, ऑप्शन बी है सिखों के विरुद्ध, ऑप्शन सी है खोखरों के विरुद्ध और ऑप्शन डी है मराठों के विरुद्ध और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो बताइए कि अहमद शाह अब्दाली का जो है अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। देखिए, इसका सही जवाब है अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण सिखों के विरुद्ध हुआ था और यह जो आक्रमण है वो हुआ था 1767 में। 1767 में जो है सिखों के विरुद्ध आक्रमण हुआ था अहमद शाह अब्दाली का। देखिए, अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 से लेकर के 1767 तक 1748 से लेकर के 1767 तक भारत में आक्रमण किया था और आपने पढ़ा होगा कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठे पराजित हुए थे और उसमें मराठा शक्ति का नेतृत्व सदाशिव राव भाव और विश्वास राव कर रहे थे जो दोनों मारे गए थे। तो अहमद शाह अब्दाली का अंतिम आक्रमण जो है सिखों के विरुद्ध हुआ था और 1767 में। अगले प्रश्न में चलते हैं कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। नादिर शाह का जब आक्रमण हो रहा था भारत में तो उस समय मुगल बादशाह कौन था। ऑप्शन एक है मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन सी है मुर्शिद कुली खान और ऑप्शन डी है शाह आलम द्वितीय और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आप बताइए कि नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि नादिर शाह जब आक्रमण कर रहा था तो उस समय जो भारत का जो बादशाह था मुगल बादशाह उसका नाम था शाह आलम, सॉरी उसका नाम था मोहम्मद शाह, आई एम सॉरी फॉर दैट, मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। ठीक है, और जो है नादिर शाह जो है बेसिकली वो ईरान का था जो यहाँ इसका बेसिकली ईरान का था और शाह तहमास ईरान का किंग था। उसके मृत्यु के बाद नादिर शाह वहाँ का किंग बना था, वहाँ का जो है सुल्तान बना था। तो इसको आप याद रखिएगा। और जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण की तो आपको पता होगा कि इसने
तख्त ताउश जो शाहजहाँ ने बनवाया था, कोहिनूर हीरा, उसको लूटा था। लगभग 70 लाख रुपए यहाँ से ले गए थे। और नादिर शाह से ही जुड़ा हुआ है एक मुगल गवर्नर, उसका नाम है शहादत खान। शहादत खान जो है वो मुखबिरी करने के लिए उसका नाम बदनाम हुआ है नादिर शाह से, क्योंकि नादिर शाह जब आक्रमण कर रहा था तो वो मीर बख्शी बनना चाहता था शहादत खान, लेकिन उसे नहीं बनाया गया था। तो उसने जो है नादिर शाह से जाकर के चुपके में संधि कर लिया, और उसने कहा कि दिल्ली आकर आप ज़्यादा धन दौलत लूट सकते हैं। जब बाद में पता चला तो नादिर जो शहादत खां है वो आत्महत्या कर ली। और वही शहादत खां है जिसने अवध राज्य की स्थापना की थी मुगल शासन के जब कमज़ोर पतन हो रहा था उस समय। तो आगे चलते हैं। देखिए, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? शहादत खान, सॉरी, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन एक है शहादत खान, ऑप्शन बी है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी है शुजाउद्दौला, और ऑप्शन डी है निज़ामुल उल मुल्क, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो अभी मैंने इसको डील किया है। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी। तो आगे चलिए। अब बताइए, केरल में मलयालम भाषा का विकास किसके काल में हुआ था? केरल में मलयालम भाषा का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शन एक है मार्तंड वर्मा, ऑप्शन बी है राम वर्मा, ऑप्शन सी है जमोरिन, और ऑप्शन डी है टीपू सुल्तान। ऑप्शन एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मलयालम जो भाषा है उसका जो विकास है केरल में किसके काल में हुआ। देखिए, इसका सही जवाब है राम वर्मा के काल में केरल में मलयालम भाषा का जो है विकास हुआ। और राम वर्मा के बारे में कहा जाता है कि वो कई भाषाओं का जानकार हुआ करता था, राम वर्मा। और ये राम वर्मा जो है मार्तंड वर्मा का उत्तराधिकारी है। और जो मार्तंड वर्मा है वो जमोरिन के बाद का जो है राजा बना है केरल में। तो सबसे पहले जमोरिन, जिसमें पुर्तगाल भारत में आया था, वास्को डी गामा, उसके बाद राम वर्मा, और अंत में आप देखते हैं कि मार्तंड वर्मा, उसके बाद अंत में राम वर्मा, जिसके काल में मलयालम भाषा का विकास हुआ था केरल में। अब अगला प्रश्न पे आइए। प्रश्न है कि आगरा मथुरा क्षेत्र में जाट राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? आगरा मथुरा क्षेत्र में जाट राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन ए है चूड़ामन जाट, ऑप्शन बी है बदन सिंह जाट, ऑप्शन सी है रंजीत सिंह, और ऑप्शन डी है सवाई जय सिंह, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप इसको लगाइए। तो देखिए, इसका सही जवाब है कि आगरा और मथुरा के बीच में जाट राज्य की स्थापना का नेतृत्व चूड़ामन जाट और बदन सिंह दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है एफ जो है इसका सही जवाब है। और एक बात याद रखिए कि जो चूड़ामन जाट है इसने थून में एक किला बनाया था, जिसको बाद में जो है जयसिंह ने, ये जो सवाई जयसिंह है, उन्होंने 1721 ईस्वी में इसको जीत लिया था। ये कई बार पूछा हुआ है कि थून के किले को किसने जीता था, तो सवाई जयसिंह। अब आगे चलिए। कहता है कि हैदर अली मैसूर के किस शासक से सत्ता प्राप्त की थी? जो हैदर अली है जिसका बेटा टीपू सुल्तान है, तो हैदर अली ने मैसूर के किस शासक से सत्ता प्राप्त की थी? तो ऑप्शन एक में है देवराज, ऑप्शन बी है नंजराज, ऑप्शन सी है कृष्णराज, यहाँ पे चिक्का कृष्णराज का पूरा नाम है, ऑप्शन डी है जमोरीन, और ऑप्शन एफ में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है चिक्का कृष्णराज, ऑप्शन सी। तो चिक्का कृष्णराज के काल में जो है हैदर अली यहाँ पे एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था। तो सैनिक अधिकारी के रूप में चिक्का कृष्णराज के यहाँ काम करता था, लेकिन जो है मौका देख करके ये इसने जो है इनको पराजित किया और यहाँ पर मैसूर राज्य की स्थापना की। और एक डिंडीगुल में उन्होंने एक फैक्ट्री भी लगवाई थी, किसने? हैदर अली ने। तो आगे चलिए। अगला प्रश्न है कि सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वैधशाला का निर्माण करवाया था? सवाई जयसिंह ने किन स्थानों पर वैधशाला का निर्माण करवाया था? ऑप्शन एक है जयपुर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है उज्जैन, ऑप्शन डी है दिल्ली, और ऑप्शन एफ है इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक।
जिन्होंने ज़रा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है, ये चारों स्थानों पर जो है जयसिंह ने वैधशाले का निर्माण करवाया था, और कुल 5 स्थानों पर जो है वैधशाले निर्माण करवाए गए थे। उसमें जो है आप नाम एक का नाम है बनारस। बनारस में भी एक वैधशाला बनवाया गया था, और इस वैधशाले को कहा जाता था जिज मोहम्मद शाही। जिज मोहम्मद शाही, ऐसा ही कुछ कहा जाता था इसे। और एक बात और याद रखिए कि जो सवाई जयसिंह हैं, इन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी। जयपुर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह ने किया था, और जो वैधशाला था उसका निर्माण सवाई जयसिंह ने किया था, तो जिज मोहम्मद शाही कहा जाता था। और 5 जगहों पे था, जयपुर, मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और बनारस। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के कार्यकाल में मराठा सरदार साहू रिहा किया गया था? किस मुगल शासक के कार्यकाल में मराठा सरदार साहू रिहा किया गया था? तो देखिए 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और उसके बाद शाह आलम जब गद्दी पर बैठा, तो इसी के काल में, शाह आलम के काल में जो है साहू को रिहा कर दिया गया था। तो ऑप्शन देखिए कि बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह मोहम्मद शाह और शाह आलम द्वितीय, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम। तो ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य बुनियादी तौर पर कैसा राज्य था? मुगल साम्राज्य बुनियादी तौर पर कैसा राज्य था? ऑप्शन 1 राजतंत्रात्मक राज्य, ऑप्शन बी सैनिक राज्य, ऑप्शन सी अधिनायक राज्य, ऑप्शन डी समाजवादी राज्य, और ऑप्शन एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप इसको बताइए कि मुगल जो राज्य है वो बुनियादी तौर पर कैसा राज्य है? तो देखिए इसका सही जवाब है सैनिक राज्य। जो मुगल साम्राज्य है वो एक सैनिक राज्य है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो इस राज्य की जो जीवन शक्ति है ना, वो वस्तुतः सैन्य शक्ति पर निर्भर करती है। और इसके जो प्रशासनिक ढांचे का जो शिखर है, उस पर जो बादशाह है वो मुख्य रूप से काबिज है, और उसकी निर्भरता सैन्य बल पर है। इसलिए मुगल जो राज्य है उसको हम बुनियादी तौर पर सैनिक राज्य की श्रेणी में रखते हैं। आगे चलिए, अगला प्रश्न कि मुगल शासक मुसलमानों के किस संप्रदाय से थे? जो मुगल शासक हैं वो मुस्लिम संप्रदाय से थे, तो उनके किस संप्रदाय से थे? तो शिया संप्रदाय से थे, सुन्नी संप्रदाय से थे, अहमदिया थे कि पठान थे? इनमें से कोई नहीं है, फिर एक से अधिक थे। तो बताइए कि मुगल शासक किस संप्रदाय से थे बेसिक। देखिए इसका सही जवाब है मुगल शासक जो है वो सुन्नी संप्रदाय से थे। देखिए अब बार बार आप सुनते होंगे कि शिया और सुन्नी। शिया सुन्नी कौन है? तो जो सुन्नी है, ठीक है, वो इस्लाम के प्रारंभिक 3 जो खलीफा हुए, उमर हुए, उस्मान हुए और अबू बकर हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, जो ये तीनों के शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं वो हैं सुन्नी। और जो अली जो हुए, अली गुरु हुए, जो चौथे गुरु हुए, तो सॉरी अली जो खलीफा हुए, चौथे खलीफा, उनके अगर शिक्षाओं में जो विश्वास रखते हैं वो शिया कहलाए। ठीक है। तो जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद 4 खलीफा हुए, उमर, उस्मान, अबू बकर, उमर, उस्मान, और उसके बाद अली हुए। अली जो कि मोहम्मद साहब के दामाद भी हुए। तो उनकी जो शिक्षाओं में बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो शिया कहलाते हैं। बाकी जो ऊपर के 3 जो खलीफा उनके शिक्षाओं में और मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, वो जो है सुन्नी कहलाते हैं। तो मुगल बेसिकली सुन्नी थे। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में ज़मीन का असली मालिक कौन होता था? जो मुगल काल में ज़मीन का असली मालिक कौन होता था? ऑप्शन 1 में बादशाह, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है किसान, ऑप्शन डी है पता नहीं, और ऑप्शन एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताइए कि मुगल काल में ज़मीन का असली मालिक कौन होता था? तो देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है कि पता नहीं। अभी तक सस्पेंशन, अभी तक शोध नहीं हुआ है कि इस काल में जो है मुगल काल में ज़मीन का असली मालिक कौन होता था, असली मालिक कौन होता था। तो
अभी पता नहीं है, इस पर पर्याप्त शोध बाकी हैं। तो ये है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14 है कि मुगल काल कौन सा, मुगल काल में, आई एम सॉरी फॉर यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, मुगल काल में देखिए कि मुगल काल में खानजादे कौन थे। ये मुगल काल में खानजादे, जो खानजादा था वो कौन था? नया नवाब था, पुश्तैनी कुलीन थे, मुगल राजकुमार थे, या बादशाह थे? इनमें से कोई नहीं आई, एक से अधिक, यानी कि खानजादा किसे कहा जाता था मुगल काल में? देखिए मुगल काल में खानजादा जो था वो जो पुश्तैनी कुलीन थे उन्हें खानजादा कहा जाता था। ठीक है, तो पुश्तैनी कुलीनों के राजकुमार होते थे उनको खानजादा कहा जाता था मुगल काल में। प्रश्न नंबर 15 है जो आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चूड़ामन जाट, ऑप्शन बी है बदन सिंह, ऑप्शन सी है सूरजमल जाट, और ऑप्शन डी है मुखम सिंह जाट, और ऑप्शन एफ इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो आप इसको लगाइए कि जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब है सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून कहा जाता है, क्योंकि इसकी बुद्धिमत्ता इतनी अच्छी थी, इतनी काबिल एक इंसान था, इसके कारण जो है इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आज का 15 क्वेश्चन। और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ ज़रूर ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि अधिक लोगों को और फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।